Hello everyone, I am Yamini Thukral welcoming you to Adda 24/7 School. So आज हम evolution के अंदर करने वाले हैं mechanism of evolution and Hardy-Weinberg principle. इससे पिछली क्लास में हमने क्या किया था? हमने किया था adaptive radiation and biological evolution. तो adaptive radiation में हमने देखा था कि कैसे एक स्पीशीज से बहुत सारी स्पीशीज जो अलग अलग होती हैं वो रेडिएट कर जाती हैं और वो नई स्पीशीज के अंदर बन जाती हैं. और वैसे ही बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के अंदर हमने दो देखा था, डार्विनियन थ्योरी और लेमार्क थ्योरी. डार्विनियन थ्योरी के अंदर आया था हमारा ब्रांचिंग ऑफ द डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन, और लेमार्क ने बोला था कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स दे लीड टू न्यू स्पीशीज एंड वेरिएशंस इन द अदर ऑस्प्रिंग्स, अदर जनरेशन. तो लेमार्क की थ्योरी जो थी वो एक्सेप्ट नहीं हुई थी. क्यों? क्योंकि सोमैटिक सेल्स के अंदर अगर वेरिएशन आती है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है फ्रॉम दी वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. डार्विन की थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन और ब्रांचिंग डिसेंट दोनों ही एक्सेप्टेड हैं, क्योंकि नेचर ही सेलेक्ट करती है कि कौन सा इंडिविजुअल जो है रिप्रोडक्टिवली फिट है यहाँ नेचर में सर्वाइव करने के लिए. तो आज हम लोग चल रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन एंड हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल पे. तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट कर लेते हैं. मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन. जब हम मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन की बात करते हैं, मतलब एवोल्यूशन का प्रोसीजर क्या होता है, कैसे एवोल्यूशन होता है, तो ह्यूगो डी व्रीज ने बेस्ड ऑन हिज वर्क ऑन इवनिंग प्राइमरोज brought forth the idea of mutation. किसने म्यूटेशन दी? हमारी ह्यूगो डी व्रीज. इन्होंने बताया कि म्यूटेशंस होती हैं. म्यूटेशंस क्या होती है? हमारे सडन चेंजेस होते हैं, सडन चेंजेस होते हैं जो पॉपुलेशन के अंदर दिखते हैं. तो ये किसके अंदर होते हैं? जैसे हमने पिछली क्लास के अंदर देखा था कि सोमैटिक सेल्स के अंदर कैरी फॉरवर्ड नहीं होती, तो जेनेटिक बेसिस वाली जो वेरिएशन है वो कैरी फॉरवर्ड होती है. तो ये सडनली कहाँ चेंजेस होते हैं? हमारे डीएनए में चेंजेस होते हैं, जेनेटिक मटीरियल में चेंजेस होते हैं. तभी जो है हमारी वेरिएशन आती है. तभी क्या आती है? हमारी वेरिएशन आती है. He believed that it is mutation which causes evolution. उन्होंने बोला कि evolution का मेन कारण म्यूटेशन होता है. म्यूटेशन क्या होता है? सडन स्पॉन्टेनियस चेंज इन द जीनोटाइप ऑफ द पॉपुलेशन. जीनोटाइप ऑफ द पॉपुलेशन के अंदर अगर सडन चेंज होगा, कोई भी स्पॉन्टेनियस सडन चेंज होगा, तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा. क्यों? क्योंकि वो जीनोटाइप के अंदर, जेनेटिक मटीरियल के अंदर होता है. These variations they are heritable, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होती हैं. दैट डार्विन टॉक्ड अबाउट. डार्विन ने इन्हीं वेरिएशंस की बात की थी कि अडेप्टेशंस हमारी जेनेटिक लेवल पे होती हैं, तभी वो एक इंडिविजुअल से, एक पॉपुलेशन से नेक्स्ट पॉपुलेशन में या इंडिविजुअल में मूव करती है. तो म्यूटेशंस आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस. कोई डायरेक्शन डिसाइडेड नहीं होता, सडनली और स्पॉन्टेनियसली ये म्यूटेशंस होती हैं. वाइल डार्विनियन वेरिएशंस आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल. डार्विन की और ह्यूगो डी व्रीज की सोच में एक जो थी ऑपोजिशन थी कि डार्विन बोलता कि वेरिएशंस जो होती हैं छोटी होती हैं और डायरेक्शनल होती है. मतलब जैसे हमने उस मॉथ का एग्जाम्पल देखा था इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे इंग्लैंड में, मॉथ डायरेक्शन के थ्रू ही उसके अंदर म्यूटेशन हुई कि व्हाइट विंग्ड से वो डार्क विंग्ड हो गया. क्यों? क्योंकि उसने प्रेडेटर्स से बचना था. तो ये डायरेक्शनल हुई ना, डायरेक्शनल म्यूटेशन हुई. पर ह्यूगो डी व्रीज ने बोला जो म्यूटेशंस होती हैं वो डायरेक्शन लेस होती हैं, वो डायरेक्शन लेस होती हैं और वो रैंडमली होती हैं. इन्होंने बोला कि वो डायरेक्शनल होती हैं और वो सोची समझी होती हैं. वेरिएशंस जो होती हैं सोची समझी होती हैं. Evolution of Darwin was gradual, while De Vries believed mutation caused speciation. Darwin ने बोला कि ग्रेजुअली जो है पॉपुलेशन के अंदर, इंडिविजुअल के अंदर जो है चेंजेस आते हैं, पर डी व्रीज ने बोला कि नहीं, एकदम से न्यू स्पीशीज बनती है और क्या बन जाती है? स्पीसिएशन हो जाता है. हेंस इट इज कॉल्ड एज सॉल्टेशन. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सॉल्टेशन का. सॉल्टेशन इज बेसिकली व्हाट? इट इज स्पीसिएशन. और ये क्या होता है? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन. एक लार्ज म्यूटेशन नई पॉपुलेशन को बना देती है, न्यू स्पीशीज बना देती है. ये बोला हमारा डी व्रीज ने. पर डार्विन ने क्या बोला?
डार्विन ने बोला कि ये जो एक म्यूटेशन नहीं, ग्रेजुअली बहुत सारी वेरिएशंस आके एक स्पीशीज बनती है और वो बहुत ही टाइम टेकिंग होता है। ये 2-3 चीजें थी जिस पे इन लोगों ने डिसएग्री किया, बट जीनोटाइप वाली चीज पे इन्होंने अग्री किया कि म्यूटेशंस जो होती हैं जेनेटिक लेवल पे होती हैं, डीएनए लेवल पे होती हैं और जीनोटाइप में होती हैं, तभी वो हेरिटेबल होती हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। Evolution by mutation occurs whenever mistake in the DNA occurs. Mutation क्यों होता है? जब DNA के प्रोसेस में जो है मिस्टेक आती है। डीएनए प्रोसेस के अंदर जब मिस्टेक्स आएंगी तो उसे हम लोग किसका नाम दे देते हैं? म्यूटेशन का नाम दे देते हैं। और ये क्या होती है? हेरिटेबल होती हैं। जैसे कि सिकल सेल एनीमिया का एक एग्जाम्पल है, सिकल सेल एनीमिया का एक एग्जाम्पल है कि उसके अंदर सिंगल बेस पेयर के अंदर चेंज आता है, सिंगल बेस पेयर के अंदर चेंज आता है, ये भी एक म्यूटेशन होती है सिकल सेल एनीमिया में। और ये क्या होता है? ये कैरी फॉरवर्ड होता है। सिकल सेल एनीमिया कैरी फॉरवर्ड होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। उन्होंने यही बोला कि डीएनए प्रोसेस के अंदर जब भी कोई भी सडन चेंज आएगा, कोई भी कॉपिंग एरर आएगा, कोई भी म्यूटेशन आएगी XYZ, वो हमारी हेरिटेबल होगी, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी ही जाएगी। इन द सिंगल सेल्ड एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, द होल सेल एंड इट्स डीएनए इज पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है हमारा? बैक्टीरिया के अंदर हमारा सिंगल सेल होता है। बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? हमारा सिंगल सेल होता है। उसमें जो क्या होता है, पूरा का पूरा सेल जो है पास ऑन होता है टू द नेक्स्ट जनरेशन। पूरा का पूरा सेल जो है पास ऑन होता है टू द नेक्स्ट जनरेशन बिकॉज दीज ऑर्गेनिजम्स दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म टूट जाता है दो में और वो दो बना देता है ना, यही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, यही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं आ रही, कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं है। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में क्या होगा कि पेरेंट ही एज इट इज जाके डॉटर में जा रहा है। तो इसके अंदर क्या होता है? द होल सेल एंड द होल डीएनए इज पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। फॉर सेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स म्यूटेशंस आर पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन इफ दे अकर इन द एग और स्पर्म। जो कि हमने देखा था, अगर जर्म सेल के अंदर म्यूटेशन होगी तो ही वो पास ऑन होगी। अगर एग या फिर स्पर्म के अंदर म्यूटेशन हुई तो ही वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास ऑन होगी टू क्रिएट द ऑफस्प्रिंग। तो ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या होगा कि कभी अगर रिसेसिव जीन जा रहा है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, पर वो कैरियर है, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है। अगर होमोजाइगस हो जाएगा तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, पर वो जीन जो है वो प्रेजेंट रहेगा हर जनरेशन के अंदर, कभी एक्सप्रेस करेगा, कभी एक्सप्रेस नहीं करेगा। पर उसके लिए उसको कहां पे जाना पड़ेगा? एग और स्पर्म में उसकी वेरिएशन होनी चाहिए। But mutation combined with one of the other mechanism, genetic drift, natural selection, non-random mating and gene flow can result in meaningful changes. अगर सिर्फ म्यूटेशन की बात करें तो ये हमेशा क्या होता है? हमारे लिए डिसएडवांटेजेस होता है। पर अगर ये म्यूटेशन इनमें से किसी एक प्रोसेस के साथ मिल के आए, इन सब में से किसी एक प्रोसेस के साथ मिल के आए, तो वो क्या होगा? एडवांटेजेस होगा। और वो क्या करेगा? मीनिंगफुल चेंजेस कॉज करेगा। जिन चेंजेस की जरूरत है, जिन चेंजेस की मतलब जरूरत होती है बॉडी में, जो चेंजेस बेनिफिशियल होते हैं, जिसमें एलील फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो जाती है। तो ये mutation along with genetic drift, natural selection, non-random mating and gene flow can cause meaningful changes. Genetic drift evolution occurs when the alleles that make into the next generation in a population are random sample of the alleles. By random chance, not every allele will make it, but some will be represented while the other decline in frequency. तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? कुछ जीन्स का पास ऑन होना और कुछ का रिट्रैक्ट होना।
ये होता है हमारा जेनेटिक ड्रिफ्ट, कि एक पॉपुलेशन के अंदर से हमने रैंडमली एक जीन का रैंडमली जीन्स ले लिए हैं, सैंपलिंग कर ली है, उन जीन्स का हम लोग जो है प्रेवलेंस देखेंगे कि वो कैसे जो है कैसे मेक इट करती हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन। कुछ कुछ जीन्स पास ऑन हो जाएंगे और कुछ कुछ जीन्स रह जाएगी। रैंडम सैंपलिंग होती है, रैंडमली जीन्स को कलेक्ट करके और फिर हम लोग देखते हैं। कुछ कुछ क्या करेंगी, सम विल बी ओवर प्रेजेंटेड एंड सम विल डिक्लाइन इन फ्रीक्वेंसी, कुछ कुछ ज्यादा एक्सप्रेस करेंगी, कुछ कुछ कम एक्सप्रेस करेंगी, रिगार्डलेस ऑफ हाउ वेल दीज एलील्स एनकोड फॉर द phenotypic suitability to the environment. So sometimes drift reduces the average fitness of a population. ड्रिफ्ट हमेशा एडवांटेजेस नहीं होगा, तभी बोल रहे हैं कि म्यूटेशन के साथ एक ना एक प्रोसेस को कपल होना पड़ेगा, तभी जो है बेनिफिशियल रहेगा। एक ना एक प्रोसेस को यहाँ पे कपल होना पड़ेगा, तभी जो है बेनिफिशियल चेंजेस आएंगे, है ना, तभी जो है बेनिफिशियल एडवांटेजेस चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो ड्रिफ्टिंग में क्या होगा, जब हमने रैंडम सैंपलिंग करी जीन्स की, कुछ जीन्स ओवर एक्सप्रेस हो गए, कुछ जीन्स अंडर एक्सप्रेस हो गए। जो ओवर एक्सप्रेस हो रहे हैं हर बारी वो नहीं है कि वो अच्छे जीन्स ही होंगे, जो अंडर एक्सप्रेस हो रहे हैं हर बारी ये नहीं है कि वो बहुत ही बेकार जीन्स होंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, फिटनेस ऑफ द पॉपुलेशन पे फर्क पड़ता है। जो पहले पॉपुलेशन फिट थी, अगर नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ओवर एक्सप्रेसिंग ऑफ द हार्मफुल जीन्स हो गई तो वो रिप्रोडक्टिवली फिट नहीं रहेगी। पॉपुलेशंस आर कॉन्स्टेंटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट आता रहता है। कुछ पॉपुलेशन जो पहले बेनिफिशियल थी, बाद में जो वो है रिप्रोडक्टिवली फिट नहीं होती नेचर में, तो उनको जो है एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो यही इसके अंदर बताया है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा बेनिफिशियल नहीं होता, पर अगर हम उसको म्यूटेशन के साथ कपल करेंगे तो वो बेनिफिशियल चेंजेस देगा। तो म्यूटेशन कपलिंग इज रिक्वायर्ड। म्यूटेशन अलॉन्ग विद जेनेटिक ड्रिफ्ट विल गिव बेनिफिशियल रिजल्ट्स। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। अब पहले मैं ये देख लेती हूँ हमने कौन कौन से कर लिया। हमने जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में पढ़ लिया। नेचुरल सिलेक्शन मैंने आपको बता दिया, नेचर जैसे सिलेक्ट करता है जो भी फिट इंडिविजुअल्स होते हैं। अगर म्यूटेशंस अच्छी होंगी तो नेचुरली जो है ज्यादा सेलेक्ट करेगा पॉपुलेशन को। तो म्यूटेशन अलॉन्ग विद नेचुरल सिलेक्शन क्या होगा, रिप्रोडक्टिवली फिट पॉपुलेशन को निर्माण करेगा। नॉन रैंडम मेटिंग, नॉन रैंडम मेटिंग मतलब अगर हम जान के मेटिंग करवाएं कि जैसे ये दो क्रोमोसोम्स हैं, सॉरी हम इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे हैं ना, अगर ये दो इंडिविजुअल्स हैं, हमने इनकी मेटिंग जान के करवाई है कि दोनों के अंदर बेनिफिशियल एलील्स है ना, तो हमारा यहां पे जो हाइब्रिड आएगा, जो हमारा यहां पे हाइब्रिड आएगा वो क्या होगा, वो एडवांटेजियस ही होगा। और उसके अंदर एडवांटेजेस क्यों होगा, क्योंकि हमने जो बेनिफिशियल एलील्स है, जो बेनिफिशियल मेट्स है, उन्हीं की मेटिंग करवाई है ना, उन्हीं की मेटिंग करवाई है, हमें हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे। पर अगर उसके अंदर हम म्यूटेशन इंड्यूस कर दे जो कि हमारी डिजायरेबल म्यूटेशन है, तो बेनिफिशियल एलील्स आएंगे कि नहीं आएंगे, तो ये भी हो जाएगा। और जीन फ्लो, मूवमेंट ऑफ जीन्स फ्रॉम द वन पॉपुलेशन टू द अदर पॉपुलेशन, इट इज नोन एज जीन फ्लो। तो इट इज द मूवमेंट ऑफ जीन्स from one population to the other. तो इससे क्या होगा, जीन्स अगर मूव कर रहे हैं, जैसे वो अगर दूसरी पॉपुलेशन के अंदर बेटर अडेप्टेड है और वो मूव कर रहे हैं और उसके अंदर हम म्यूटेशन आ जाए और बेनिफिशियल करने की, तो बेनिफिशियल एलील्स आएंगे ना। तो चारों की चारों टर्म्स हमें क्लियर हो गई हैं, चारों की टर्म्स हमें क्लियर हो गई हैं। आगे चलते हैं हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल पे। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे सब्जेक्टिव आए, चाहे नीट लेवल हो, चाहे सीबीएसई का एमसीक्यू आए। एमसीक्यू, नीट, सब्जेक्टिव, सबकी वजह से सब में ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर न्यूमेरिकल्स आते हैं।
इसके अंदर न्यूमेरिकल्स आते हैं, 120% आते ही आते हैं। इन अ गिवन पॉपुलेशन वन कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ द एलील्स ऑफ अ जीन इन अ लोकस। हम अकरेंस ऑफ एलील्स या फिर जीन देखते हैं तो वो हम किसके थ्रू देखते हैं? हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल के थ्रू। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल के थ्रू हम लोग अकरेंस ऑफ जीन्स और एलील्स देखते हैं, चाहे होमोजाइगस हो, हेट्रोजाइगस हो, या फिर रिसेसिव होमोजाइगस, डोमिनेंट होमोजाइगस, या फिर हेट्रोजाइगस। दिस फ्रीक्वेंसी इज सपोज टू रिमेन फिक्स्ड। ये फ्रीक्वेंसी ओवरऑल जो है फिक्स्ड रहती है, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस की जो है वैरी करती रहती है, पर ओवरऑल फिक्स रहेगी। अगर होमोजाइगस ज्यादा है तो हेट्रोजाइगस कम हो जाएंगे, हेट्रोजाइगस ज्यादा है तो होमोजाइगस कम हो जाएंगे। तो उस बेसिस पे रिसेसिव ज्यादा है तो डोमिनेंट कम होंगे, डोमिनेंट ज्यादा है तो रिसेसिव कम होंगे, एक स्टेबिलिटी बनी रहती है। एंड इवन रिमेन द सेम थ्रू जनरेशंस एंड जनरेशन से ये बिल्कुल से स्टेबल रहती है, स्टेबल कह सकते हैं हम लोग। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल स्टेटेड इट यूजिंग एल्जेब्रिक इक्वेशंस। जैसे कि मैंने बोला इसके अंदर से क्या आएंगे? हमारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस अकॉर्डिंग अगर हम देखें, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल स्टेटेड इट यूजिंग एल्जेब्रिक, एल्जेब्रा उन्होंने यूज किया और उन्होंने ये एक्सप्रेस किया कि कैसे जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी है, जीन फ्रीक्वेंसी है, वो कांस्टेंट रहती है ओवर दी जनरेशंस। ये उन्होंने एक दिया था एल्जेब्रिक सम। ये हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट जीनोटाइप होमोजाइगस डोमिनेंट p², देन प्लस 2pq फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। p क्या है? हमारा डोमिनेंट है, और q क्या है? हमारा रिसेसिव है, और q² क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप, जो कि क्या रहती है? हमेशा इक्वल टू 1। क्लियर? यही एक्सप्रेशन है। दिस प्रिंसिपल सेज दैट द एलील फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। द जीन पूल क्या होता है? हमारा टोटल जीन्स ऑफ अ पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम। क्या होता है जेनेटिक इक्विलिब्रियम? जब हमारा जो जीन पूल है, जिसके अंदर एलील्स हैं, जीन्स है, वो कांस्टेंट रहे, है ना, उसका नंबर जो है वो कांस्टेंट रहे, उसे हम लोग बोलेंगे जेनेटिक इक्विलिब्रियम। सम टोटल ऑफ ऑल द एलीलिक फ्रीक्वेंसी इट रिमेन्स 1। सो उसने यही बोला कि जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी होती है वो कांस्टेंट रहती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एलीलिक फ्रीक्वेंसी मतलब होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस, तीनों मिला के जो है कांस्टेंट रहती हैं ओवर जनरेशंस। इसी एल्जेब्रिक इक्वेशन के थ्रू उसने बताया था, इसी एल्जेब्रिक इक्वेशन के थ्रू कि p² प्लस 2pq प्लस q² इज इक्वल टू 1। अब मैंने इतनी मैथ्स तो पढ़ी है कि मैं आपको बता सकती हूँ कि ये इक्वेशन थी और इसको जो है इन्होंने बड़ा किया, p प्लस q² इज इक्वल टू 1। यही थी। इसके साथ साथ इन्होंने एक और डिवाइस करा, p प्लस q विल ऑलवेज रिमेन 1। ये भी स्टेबल रहेगा, p प्लस q भी हमेशा स्टेबल रहेगा, और वो क्या करेगा? इज इक्वल टू 1। तो ये दो इक्वेशंस जो थी ये हार्डी-विनबर्ग ने दी थी, क्योंकि ये जीनोटाइप का हो गया, ये अलील्स का हो गया, Individual frequencies, for example, can be named p, q, etc. In the diploid, p and q represent the frequency of the allele A and allele B. p plus q is equal to 1. p क्या है हमारा? डोमिनेंट एलील है, और ये क्या है हमारा? रिसेसिव एलील है। तो उन्होंने ये दी थी। तो इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है कि P and Q represent the frequency of allele capital A that is dominant and allele small a that represents recessive. The frequency of capital A individuals in a population is simply p². This is simply stated in another ways, that is the probability that an allele A, capital A with a frequency of P appear on both the chromosomes of a diploid individual is simply the product of the probabilities, that is p². Similarly, small a is q² of AA, that is 2pq. So the given equation is p² plus 2pq plus q² is equal to 1. This is a binomial expansion of p plus q
होल स्क्वायर। मैंने बोला था p प्लस क्यू होल स्क्वायर का ये एक्सपेंशन है। व्हेन फ्रीक्वेंसी मेजर डिफर्स फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यूज द डिफरेंस इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ एवोल्यूशनरी चेंज। अगर इससे कुछ जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू से कुछ भी डिफरेंट आता है तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि कितना एवोल्यूशनरी चेंज आया है पॉपुलेशन में। और पहले जो थी वो पॉपुलेशन हमारी स्टेबल थी, उसके बाद में कितना ज्यादा जो है चेंज आया है। तो ये है हमारा हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल। डिस्टर्बेंस इन द जेनेटिक इक्विलिब्रियम और हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम, मतलब हम जेनेटिक इक्विलिब्रियम को क्या बोल रहे हैं, हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम के अंदर डिफरेंस आएगा जो कि क्या होता है, चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स इन अ पॉपुलेशन, इट कैन बी देन इंटरप्रेटेड एज रिजल्टिंग इन एवोल्यूशन। अगर जेनेटिक इक्विलिब्रियम के अंदर चेंजेस आए, मतलब नंबर ऑफ जीन्स अगर नंबर ऑफ जीन्स हमारे ऑल्टर हुए, नंबर ऑफ जीन्स या एलील्स हम लोग बोल सकते हैं जो कि क्या हुए हैं, ऑल्टर हुए हैं, जो कि ऑल्टर हुए, तो उससे क्या पता चलेगा हमारी क्या हुई है, इवोल्यूशन हुई है, इवोल्यूशन हुई है। ठीक है, क्या पता चलता है, अगर नंबर ऑफ जीन्स हमारे डिफरेंट होते हैं, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस का प्रोडक्ट हमारा 1 नहीं आ रहा, मतलब उसके अंदर इवोल्यूशन हुई है और वो स्टेबिलिटी से हट गया है। जेनेटिक इक्विलिब्रियम को हम और क्या बोलते हैं, हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। 5 फैक्टर्स दे अफेक्ट हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। कौन से 5 फैक्टर्स हैं, सबसे पहले जीन माइग्रेशन। एक एक करके इन टर्म्स को देखेंगे कि ये होती क्या है। जीन माइग्रेशन को और क्या बोलते हैं हम लोग, जीन फ्लो। इट इज द मूवमेंट ऑफ जीन्स, इट इज द मूवमेंट ऑफ जीन्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू द अदर। एक पॉपुलेशन से अगर जीन मूव करके दूसरी पॉपुलेशन में जा रही है, एक पॉपुलेशन से अगर जीन मूव करके दूसरी पॉपुलेशन में जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है ना, जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। अगर एक पॉपुलेशन से रिसेसिव निकल के, ये पॉपुलेशन 1, ये पॉपुलेशन 2, अगर ये हमारे जीन्स हैं यहाँ पे, कैपिटल वाले डोमिनेंट और छोटे वाले रिसेसिव, अगर एक रिसेसिव निकल के यहाँ पॉपुलेशन 2 के अंदर जा रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जीन जो है फ्लो कर रहा है फ्रॉम पॉपुलेशन 1 टू पॉपुलेशन 2, और उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी इन रिसेसिव एलील जो है वो चेंज हो रही है, कि पॉपुलेशन 1 के अंदर जो है रिसेसिव एलील कम हो रहा है और पॉपुलेशन 2 के अंदर रिसेसिव एलील ज्यादा हो रहा है। सेकेंड, जेनेटिक ड्रिफ्ट। अभी हमने पीछे पढ़ा था जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है हमारा। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है कि एकदम से कुछ जीन्स जो है ओवर एक्सप्रेस हो जाएं और कुछ जीन्स अंडर एक्सप्रेस हो जाएं रैंडमली, तो उसे हम लोग बोलेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। और वो क्या करता है, पॉपुलेशन को ही चेंज कर देता है, कि पॉपुलेशन जो नेचुरली पहले फिट थी वो अनफिट भी हो सकती है और वो फिट भी रह सकती है। तो ये क्या करता है, ये पॉपुलेशन को चेंज कर देता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब कुछ कुछ ओवर एक्सप्रेस हो जाएंगे तो वो डोमिनेंट में आ जाएंगे, कुछ कुछ अंडर एक्सप्रेस होंगे वो रिसेसिव में आ जाएंगे। जेनेटिक ड्रिफ्ट में यही होगा ना। पर जो पहले कई बार डोमिनेंट थे वो रिसेसिव में अगर कन्वर्ट हो गए तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, डोमिनेंट से निकल के रिसेसिव में आ जाएंगे, डोमिनेंट कम हो जाएगा, रिसेसिव ज्यादा आ जाएगा। नेक्स्ट, म्यूटेशन। अगर किसी जीन के अंदर लीथल म्यूटेशन हो गई तो वो जीन जो है खत्म हो जाएगा, एलील जो है खत्म हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, रिसेसिव या फिर डोमिनेंट एलील। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई रिसेसिव एलील के अंदर कोई ना कोई बीमारी है और वो एक्सप्रेस हो गई एक पॉपुलेशन में, तो ये इंडिविजुअल तो मर जाएगा, रिसेसिव एलील्स हमारी कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो म्यूटेशन के थ्रू जो है अफेक्टेड हो चुकी हैं, तो म्यूटेशन आ गया। देन हमारा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब जीन्स जो है रिकम्बाइन करते हैं ड्यूरिंग द सेल साइकिल, है ना, उनके जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो रिकम्बाइन करते हैं टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग्स, हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग्स। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की जब हम बात करें तो न्यू वैरायटीज जब हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो उसके अंदर एलील्स
का जो वो होता है नंबर होता है वो डिफरेंट होता है देन द पेरेंट एलील्स, है ना। एलील्स कुछ कुछ जो है उसके अंदर एक्सप्रेस करेंगी जो पेरेंट्स के अंदर एक्सप्रेस नहीं कर रही थी, है ना। रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो पेरेंट्स के अंदर एक्सप्रेस नहीं कर रही थी वो आगे ऑफस्प्रिंग में एक्सप्रेस करेंगी, या फिर जो पेरेंट्स के अंदर एक्सप्रेस कर रही थी वो ऑफस्प्रिंग के अंदर एक्सप्रेस नहीं करेगी। तो इससे भी हमारी जीन फ्रीक्वेंसी ऑल्टर हुई। एंड नेचुरल सिलेक्शन, अगर एक एलील को नेचर ने डिसओन कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो क्या होगा, वो कहेगी कि मेरे को ये वाली एलील मैं सेलेक्ट नहीं कर रही, ये मेरे यहाँ पे फिट नहीं है, तो क्या होगा, वो वाले एलील को एलिमिनेट कर देंगे, वो वाले एलील को एलिमिनेट कर देंगे। तो उससे क्या होगा, उससे भी हमारा जेनेटिक इक्विलिब्रियम जो है ऑल्टर हो जाएगा, है ना। तो ये जीन जो अफेक्ट करती है हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को, पहला है हमारा जीन माइग्रेशन, सेकंड है जेनेटिक ड्रिफ्ट, थर्ड है म्यूटेशन, फोर्थ है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड फिफ्थ है नेचुरल सिलेक्शन। वो मैंने समझा दिया कि वो कैसे कैसे अफेक्ट करते हैं। Next, when migration of a section of a population to another place and population occur, gene frequency change, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं जीन फ्लो। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, जीन फ्लो। When the migration of a section of population to another place, एक population का section जो है दूसरी जगह पे relocate कर रहा है, वो भी जीन फ्रीक्वेंसी को चेंज करेगा। Change in the original as well as in the new population. New genes or alleles are added to the new population and these are lost from the old population. यही होगा जब एक population एक जगह से relocate करके दूसरी जगह पे जा रही है, जब एक जगह से relocate करके वो दूसरी जगह पे जा रही है, तो एक जगह से वो जो alleles हैं वो कम हो जाएंगे और दूसरी जगह पे वो add on हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा genetic equilibrium तो disturb हुआ ना, gene frequency जो है वो भी change हो गई। There would be a gene flow if this gene migration happens multiple times. अगर ये migration, population migration multiple time हुआ तो gene flow होना start हो जाएगा, एक generation मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे वो gene जो है flow कर जाएगा। If the same change occurs by chance, it is called as genetic drift. अगर जीन फ्लो या फिर पॉपुलेशन डिस्पर्शन हमारा बाय चांस होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट। बाय चांस मतलब कुछ जो है बाय चांस ओवर एक्सप्रेस हो गई, कुछ जो है अंडर एक्सप्रेस हो गई, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे हमने कौन सी दो टर्म्स देखी है, जीन फ्लो एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट। जीन फ्लो क्या है, मूवमेंट ऑफ जीन्स, और जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, अगर जीन फ्लो हमारा सडनली होता है तो उसे हम लोग बोलेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। Sometimes the change in the allele frequency is so different in a way, the new sample of population that they become different species. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट क्यों बोलते हैं कि अगर हमारी एलील फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंजेस आए, अगर हमारी एलील फ्रीक्वेंसी के चेंजेस आए, इतने ज़्यादा चेंजेस आ गए कि नई स्पीशीज़ बन गई, कि हमारी नई स्पीशीज़ बन गई, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फाउंडर इफेक्ट। क्यों, क्योंकि जो पुरानी वाली स्पीशीज़ है जिससे वो नई स्पीशीज़ निकली है, फॉर एग्जाम्पल अगर ए के अंदर एक्सेसिव चेंजेस आए, एक्सेसिव चेंजेस है, हेरिटेबल होने चाहिए, एक्सेसिव चेंजेस तो आए बट वो हेरिटेबल होने चाहिए, और उसने पॉपुलेशन, उसने जीन जो है न्यू स्पीशीज बना दी बी, तो हमारी जो ओरिजिनल स्पीशीज है जिसके अंदर से बी निकला है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फाउंडर स्पीशीज। उसे हम क्या बोलेंगे, फाउंडर स्पीशीज। क्योंकि बी की फाउंडर स्पीशीज क्या है, हमारी ए, तो इसी इफेक्ट को हम लोग बोलेंगे फाउंडर इफेक्ट। क्यों, क्योंकि जो एक स्पीशीज है उसके अंदर चेंजेस आए हैं, जो एक स्पीशीज है उसके अंदर हमारे चेंजेस आए हैं, और उसी से जो है दूसरी स्पीशीज का निर्माण हुआ है ना, उसी से हमारी दूसरी स्पीशीज बनी है, दूसरी स्पीशीज का निर्माण हुआ है, तो उस पहली स्पीशी को हम लोग फाउंडर बोलेंगे क्योंकि वो उसकी फाउंडर है। ए जो है बी की फाउंडर है, तो इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, फाउंडर इफेक्ट। इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, फाउंडर इफेक्ट। क्लियर है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट्स दे शो दैट pre-existing advantageous mutations when selected will result in observation of new phenotypes. Over few generations this will result in speciation. Speciation is the formation of new species. Speciation is the formation of new species. ठीक है,
माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट्स ने क्या शो किया कि प्री एग्जिस्टिंग जो एडवांटेजेस म्यूटेशंस होती हैं उनके अंदर सिलेक्शन होता है, उनके अंदर सिलेक्शन होगा तो ही वो आगे जो है प्रोसीड करेंगी और वो क्या करेंगी, न्यू फिनोटाइप्स दिखाती हैं, वो न्यू फिनोटाइप्स दिखाती हैं। इन फिनोटाइप्स को जब हम ओवर जनरेशंस ऑब्जर्व करते हैं, न्यू फिनोटाइप को हमने बहुत जनरेशन तक ऑब्जर्व किया, हमने कहा कि ये न्यू फिनोटाइप आ गया है। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूं, हेयर कलर फर्स्ट जनरेशन के अंदर था ब्राउन, ठीक है, सेकेंड जनरेशन में आया ब्राउन एंड ग्रे, ठीक है। ग्रे अभी तक कोई नहीं थी, कितने जीन्स थे हमारे, हमारे पहले से स्पीशीज बनी हुई है, ब्राउन, ब्लैक, डार्क ब्राउन, ये 3 स्पीशीज थी, पर सेकेंड जनरेशन के अंदर हमें ग्रे दिखा। फिर ऐसे ही हमने थर्ड जनरेशन में दिखा, फिर हमें ग्रे दिखा, ऐसे ऐसे करके हमें 10th जनरेशन तक ग्रे दिखा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ग्रे स्पीशीज नहीं बन गई? क्या हम बोल सकते हैं कि ग्रे स्पीशीज हमारी नहीं बन गई है? जी हाँ, हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि हमारी जो ग्रे हेयर कलर है वो नई स्पीशीज बन गई है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्पीसीएशन। जो हमारी एडवांटेजेस म्यूटेशंस होती हैं वो प्री एग्जिस्ट कर रही होती है, वो नया फिनोटाइप दिखाएंगी और ओवर जनरेशंस अगर वो फिनोटाइप दिखा रही है और हम लोग उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसे हम लोग बोलेंगे स्पीसीएशन, और वो क्या करेंगी, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज, ठीक है। Then natural selection is a process in which heritable variations enabling better survival are enabled to reproduce and leave greater number of progeny. Natural selection क्या होता है, हमारा वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हेरिटेबल चेंजेस, मतलब जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर चेंजेस जा रहे हैं, वो वाले चेंजेस होते हैं नेचुरल सिलेक्शन में। वो क्या होता है, उनके अंदर हेरिटेबल वेरिएशंस होती हैं, इसी में वेरिएशंस आती हैं, मतलब एग और स्पर्म के अंदर आएगी तभी तो हेरिटेबल है, एग और स्पर्म के अंदर आएगी तभी तो हेरिटेबल वेरिएशन है। ये किस लिए हेरिटेबल होती है? क्योंकि ये चांसेस ऑफ बेटर सर्वाइवल देती हैं। क्या करती हैं? चांसेस ऑफ बेटर सर्वाइवल देती हैं और नेचुरली फिट होती है। नेचुरली फिट होती है मतलब नेचर बोलता है कि दीज स्पीशीज आर फिट फॉर सर्वाइवल। तो उससे क्या होता है, वो ही आगे रिप्रोड्यूस करती हैं और वो ही नंबर ऑफ प्रोजेनीज देती हैं। A critical analysis makes us believe that variation due to mutation or variation due to recombination during gametogenesis or due to gene flow or genetic drift results in change in gene frequency and allele frequency. तो एक और चीज देखी गई है कि अगर म्यूटेशन या फिर वेरिएशन जब रिकॉम्बिनेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट इनकी वजह से आती है, किसके अंदर? जर्म सेल्स के अंदर। और गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? हमारा प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे म्यूटेशन या फिर वेरिएशन अगर इंट्रोड्यूस हो जाए बाय एनी ऑफ दीज प्रोसेस, रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो, उससे क्या होगा? हमारे फ्रीक्वेंस ऑफ जीन्स एंड एलील्स चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे आ रहे हैं। गैमेट्स जब बन रहे हैं, हमारे स्पर्म या ओवा जब बन रहे हैं और उनके अंदर वेरिएशन या फिर म्यूटेशन आ जाए तो उससे क्या होगा? उसी से जो है आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे और एलील फ्रीक्वेंसी और जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर जो है चेंजेस आ जाएंगे। Natural selection can lead to stabilization in which more individuals acquire mean character value, directional changes और disruption. Natural selection क्या क्या चीजें कॉज कर सकता है? स्टेबलाइजेशन, डायरेक्शनल चेंज या फिर डिसरप्शन। ये जो है, ये ग्राफ है, देखो सबसे पहला ग्राफ है हमारा स्टेबलाइजिंग वाला। सबसे पहला जो ए वाला ग्राफ है ये स्टेबलाइजिंग ग्राफ है, दूसरा हमारा डायरेक्शनल ग्राफ है और तीसरा हमारा डिसरप्टिव ग्राफ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से देखना। डिसरप्टिव हो गया, डायरेक्शनल हो गया और स्टेबलाइजिंग हो गया। तो एक बारी हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में, फिर हम इसके ग्राफ को भी जो है इंटरप्रेट कर लेंगे, ठीक है।
तो जब हम इन ग्राफ्स की बात करते हैं, स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? नेचुरल सिलेक्शन में जब स्टेबलाइजेशन आ जाए तो इसका क्या मतलब होता है? जो मीन वैल्यू होती है हमारी, जो इसमें मीन वैल्यू है, इसके आसपास ही सारे इंडिविजुअल्स हो, और पॉपुलेशन इसी के आसपास अलाइन हो जाए, तभी उसे बोलेंगे स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन। कि उन सब के अंदर, मतलब मेजॉरिटी के अंदर हमें मेजॉरिटी डिस्प्लेज मीन कैरेक्टरिस्टिक, जो कैरेक्टरिस्टिक्स सारे ही डिस्प्ले कर रहे हैं, जो नेचुरली एक्सेप्टेड है, उस पॉपुलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन। नेक्स्ट हमारी आती है डायरेक्शनल पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्या आती है हमारी? डायरेक्शनल पॉपुलेशन। इसके अंदर क्या है? मोर इंडिविजुअल्स दे एक्वायर वैल्यू अदर देन द मीन वैल्यू। जब ज्यादा इंडिविजुअल्स एक वैल्यू एक्वायर करते हैं पर वो मीन वैल्यू नहीं है, जैसे कि आप देख रहे हो पीक जो है हमारा वन डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट कर गया, मतलब कोई भी एक कैरेक्टर पूरी की पूरी पॉपुलेशन एक्वायर करे, मेजर पॉपुलेशन कोई भी एक कैरेक्टर एक्वायर करे जो कि मीन कैरेक्टर नहीं है, अदर देन द मीन कैरेक्टर, एक ही डायरेक्शन में एक्वायर करे, तो उसे हम बोलेंगे डायरेक्शनल पॉपुलेशन। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्शनल पॉपुलेशन। लास्ट हमारा आता है डिसरप्शन। मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू एट बोथ एंड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये दो एंड है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के, तो क्या होगा? इंडिविजुअल्स दो के अंदर स्प्लिट हो जाएंगे, या तो वो लेफ्ट साइड वाला एक्वायर करेंगे कैरेक्टर, या फिर वो राइट साइड वाला करेंगे। मतलब एक ग्राफ के अगर दो कोने हैं, दो छोर है, दो कॉर्नर्स हैं, दो एक्सट्रीम्स हैं, तो पॉपुलेशन क्या करेगी? कुछ पॉपुलेशन एक एक्सट्रीम कैरेक्टर एक्वायर करेगी और कुछ पॉपुलेशन दूसरा एक्सट्रीम कैरेक्टर एक्वायर करेगी। तो ये हमारा क्या हो गया? डिसरप्टिव। वन पॉपुलेशन एक्वायर्स वन एक्सट्रीम कैरेक्टर while the other acquires the other character। तो दो एंड्स, जो दो एक्सट्रीम कैरेक्टर, तो जो दो एक्सट्रीम्स है वो पॉपुलेशन एक्वायर कर लेगी, तो ये डिस्ट्रप्टिव कर्व दे देगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक बारी देख लेते हैं हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने देखा मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। मैकेनिज्म क्या क्या होता है? म्यूटेशन के साथ में जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक फ्लो, है ना, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो, नॉन रैंडम मेटिंग एंड नेचुरल सिलेक्शन। म्यूटेशन के साथ में जब ये वाले प्रोसेसेस आ जाते हैं तो हमें क्या मिलती है? बेनिफिशियल एडवांटेजियस जीन्स मिलती हैं, बेनिफिशियल एडवांटेजियस जीन्स मिलती है। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन के अंदर हमने देखा कि जेनेटिक ड्रिफ्ट कैसे इवोल्यूशन कॉज करता है। देन हम लोग आए किसमें? हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, जो कि आप मार्क कर लो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम के अंदर हमने क्या देखा? हमने देखा कि एक पॉपुलेशन के अंदर जो जीन फ्रीक्वेंसी और जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी होती है वो कांस्टेंट रहती है, और क्या क्या हमारे हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को जो है डिसरप्ट करते हैं। कौन कौन सी चीजें करती हैं? हमारी चीजें जो डिसरप्ट करती हैं वो होती है हमारी जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। ये जो है हमारे हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को अफेक्ट करती हैं बाय डिफरेंट प्रोसीजर्स। तो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, या फिर हम उसे क्या बोल सकते हैं? जेनेटिक इक्विलिब्रियम। उसके बाद में हमारा आया क्या? उसके बाद में हम आया कि नेचुरल सिलेक्शन कौन कौन सी जो है पॉपुलेशन को लीड करती है। सबसे पहले हमारी क्या हो गई? स्टेबलाइजिंग, दूसरी क्या हो गई? डायरेक्शनल, और थर्ड क्या हो गई? डिसरप्शन। स्टेबलाइजिंग के अंदर जो मीन कैरेक्टर होता है, जो मीन एक्सेप्टेड कैरेक्टर होता है, उसी पे सारी पॉपुलेशन जो है, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन उसे ही एक्वायर करती है। देन डायरेक्शनल चेंज, डायरेक्शनल पॉपुलेशन क्या होती है कि एक डायरेक्शन में अदर देन द मीन कैरेक्टर जो है, पूरी पॉपुलेशन जो है उस डायरेक्शन में उस कैरेक्टर को एक्वायर करे, वो हमारी क्या हो गई? डायरेक्शनल। और डिसरप्शन क्या होता है कि दो जो एक्सट्रीम्स होते हैं ग्राफ के, उन दो एक्सट्रीम्स को दो टाइप की पॉपुलेशन एक्वायर करे।
बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना है टू आवर यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 स्कूल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।